हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे 18 सितंबर 2022 करंट अफेयर की। इसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे और उन 5 क्वेश्चनों में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, तो वही मैं 5 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, और उनका हम लोग विश्लेषण करेंगे इतने बेहतर तरीके से कि उसमें से स्टैटिक्स भी तुम्हारी कवर हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं और पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बातें कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और मैं भी साथ में पढ़ता हूँ आपके। तो देखिए पहला क्वेश्चन से लिखा हुआ है विश्व ओजोन दिवस 2022 वर्ल्ड ओजोन डे 2022 कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास पाँच चार हैं और चार ऑप्शनों में आपको एक चूज़ करना है। अब आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है 15 सितंबर, दूसरा कह रहा है 16 सितंबर और तीसरा कह रहा है 17 सितंबर और डी कह रहा है कि 14 सितंबर। तो आपके हिसाब से क्या राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 16 सितंबर है। ठीक है, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब एक्चुअली में कहानी क्या हुई थी कि 1987 के पहले ब्रिटेन देश ने देखा कि जो अंटार्कटिका है वहाँ की जो परत है उसमें छिद्र हो गया था। ठीक है, और जब वहाँ पर छिद्र हो गया तो उसके छिद्र होने के कारण से पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर पड़ने लगी थी। और उस बीच में देखा गया कि लोगों में त्वचा का कैंसर बहुत ज़्यादा विस्तार रूप से फैल रहा है। तो उस बात को ब्रिटेन के लोगों ने पूरे विश्व में जागृत करने के लिए 1987 में, कब, 16 सितंबर 1987 को एक कंजर्वेशन बुलाते हैं और वो कंजर्वेशन बुलाया जाता है मॉन्ट्रियल में। ठीक है, कहाँ बुलाया जाता है, मॉन्ट्रियल में बुलाया जाता है। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, तो ये मॉन्ट्रियल है कनाडा में। ठीक है, कहाँ पर है, कनाडा में। और 16 सितंबर 1987 को 47 से अधिक देशों ने, कितने, 47 से अधिक देशों ने यहाँ पर बैठक की और इस विषय में चर्चा की कि विश्व ओजोन जो परत है उसके क्षय को हम लोग कैसे रोकें और वो जो छिद्र हो गया उसको हम लोग कैसे बंद करें ताकि ये जो त्वचा का कैंसर जो बड़ी मात्रा में फैल रहा है इसको रोका जा सके। ठीक है, तो मेन उद्देश्य इसका क्या था कि जो त्वचा, जो तुम्हारा विश्व ओजोन परत में जो क्षय हो गया था उसको बंद करना। इसलिए 16 सितंबर 1987 को एक आयोजन किया जाता है और वो जो कमिटी थी वो आयोजन किया गया कहाँ पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो कनाडा में स्थित है, मॉन्ट्रियल, वहीं पे ये प्रोटोकॉल का आयोजन किया जाता है। और इसमें से 45 देशों से अधिक देशों ने क्या किया, भाग किया। अब इसके बाद हमने कहा कि 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर 1994 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1994 को हुआ क्या कि यहाँ से पहली बार 19 दिसंबर 1994 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस को आयोजित किया गया। पहली बार 1994 में विश्व ओजोन दिवस को क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। और इसके बाद 1995 से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ये दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ से कि क्या था, 1987 को सबसे पहले क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ है, तो ये कनाडा में स्थित है। इसके बाद 19 दिसंबर 1994 को ये पहली बार दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। और इसके बाद 1995 से ये दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इसका एक्सप्लेन शायद मैंने लिख रखा है, तो आप लोग इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। चलिए इसके फैक्ट, जो मेन फैक्ट है, मैंने कहा विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ओजोन 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के रूप में घोषित किया गया था और पहली बार इसे 16 सितंबर 1995 को ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार की थीम देख लेते हैं हम लोग कि 2022 की थीम यहाँ से क्या है, तो 2022 के लिए थीम हो जाएगी ग्लोबल कॉरपोरेशन। ठीक है, ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है,
ठीक है। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ, इसकी क्या रखी गई है, 2022 की थीम रखी गई है। और किसकी थीम है ये, ओजोन दिवस की, ठीक है, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देख लिए लिखा हुआ है कि 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक हाल ही में कौन बन गया है। ठीक है, 5 करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, 5 करोड़ लाख मार्केट कैप को पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन बन गया है। तो ऑप्शन है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बंधन बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले इसके इतिहास में हम लोग देखेंगे कि 2 जून, ठीक है, 2 जून 1806 को स्थापना होती है बैंक ऑफ कलकत्ता की। किसकी स्थापना होती है, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना होती है। इसके बाद 1840 को, कब, 1840 को स्थापना होती बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। किसकी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। और इसके बाद 1843 में, कब, 1843 में स्थापना होती बैंक ऑफ मद्रास की। ठीक है, किसकी, बैंक ऑफ मद्रास की। इन तीनों बैंकों की स्थापना की जाती है। आप लोग क्रम से याद रखना, 2 जून 1806 को किसकी, बैंक ऑफ कलकत्ता की। 1840 में, ठीक है, 1840 में इसकी स्थापना होती है बैंक ऑफ बॉम्बे की। और इसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है। इन तीनों को मर्ज करके 1921 में बनाई जाती इंपीरियल बैंक। ठीक है, क्या बनाएगी, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का 1955 में क्या कर दिया गया, 1955 में इसका नाम बदल के कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम रख दिया गया। और इसके बाद 1955 में जब इसका भारतीय स्टेट बैंक नाम रखा गया, इसके बाद 1959 में, ठीक है, कब, 1959 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 3 मुख्य बातें, सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है। इन्हीं तीनों को मर्ज करके बैंक ऑफ इंपीरियल की स्थापना की जाती है 1921 में। और इसके बाद इंपीरियल बैंक का नाम बदल के 1955 में कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। और इस भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है 1959 में। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। शायद एक्सप्लेन लिख रखा है मैंने, तो आप लोग देख लीजिए एक्सप्लेन। भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई के साथ 574.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के क्लब में पहुंचने वाला यह एसबीआई देश का तीसरा बैंक है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक 8.31 ट्रिलियन रुपए, आईसीआईसीआई बैंक 6.33 ट्रिलियन रुपए यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। तो इससे पहले कौन कौन से, तो इससे पहले एचडीएफसी, ठीक है, और उसके बाद में आईसीआईसीआई, और इसके बाद तीसरा कौन सा है, तो तुम्हारा है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद मुक्त, विवाद मुक्त और पूरी तरह से विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, बी है मिजोरम, सी है त्रिपुरा और डी है असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, देखो असम, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं आपके, यहाँ पे हर दिन जनजातियों में विवाद होता रहता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो तुम्हारे शरणार्थी वगैरह भी बहुत रहते हैं, इनसे भी बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। और यहाँ पर जो नक्सलवादी क्षेत्र है वो उनका विस्तार अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होते रहते हैं, आए दिन विवाद होते रहते हैं। और छोटे छोटे राज्य है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर रह रहा है, ठीक है, तो इनमें सब प्रॉपर तरीके से क्या होता है, विवाद बने ही रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि पूर्वोत्तर राज्यों की, तो मैं आपको मैप में यहाँ से बता रहा हूँ, देख लीजिए। पहले एक्सप्लेन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैप। असम में जनजातीय लोगों को चाय बागान के कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार यानी कि असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समझौता बैठक की अध्यक्षता की है।
अब वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हो जाएंगे। और कहाँ पर बैठक इसकी हुई, तो नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। कौन कौन से, तो असम राज्य सरकार हो जाएगी, जनजाति समूह हो जाएगा, और तुम्हारा कौन हो जाएगा, असम के जो कामगार हैं, जो चाय के बागानों में काम करते हैं वो। केंद्र सरकार, असम सरकार और वहाँ का जनजाति समूह, 3 संगठनों के द्वारा मिलकर इसका क्या किया गया, बैठक की गई है। अच्छा, मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कि मैप में आपको मैं कैसे यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैप में पहली बात तो ये तुम्हारा जो ऊपर है ये वाला कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, और ये है मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। ठीक है, और ऐसे करके ये तुम्हारा कौन सा है, तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश को 3 ओर से कौन सा देश घेरे हुए, तो बताओगे, सॉरी, त्रिपुरा को 3 ओर से कौन सा देश घेरे हुए, तो बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए। ये तुम्हारा है मिजोरम। ये जो यहाँ पर 7 राज्य हैं, इनको कहा जाता है 7 जुड़वा बहनें। ठीक है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनको 7 जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र बाद में होती है, पहले यहाँ पर जब ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से, तो इसका नाम होता है शांगपो नदी। कौन सी नदी है, शांगपो नदी है। और जब ये जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। क्या हो जाता है, दिहांग नदी। और जैसे ये पाशी घाट से असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे ये मेघालय होते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो इसका नाम जो है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, इसका नाम बदल करके जमुना कर दिया जाता है। तो ये रही नदी की बात। अच्छा, अब बात करें हम इन राज्यों की, तो इन राज्यों में मुख्य रूप से हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के पेमा खांडू हैं। और राजधानी यहाँ की ईटानगर है। क्या है, राजधानी यहाँ की ईटानगर है। राज्यपाल की अगर बात करोगे तो BD मिश्रा यहाँ के कौन हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। अगर अब हम लोग बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करोगे तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। एक देखने वाली बात यहाँ पर ये है, जो जगदीश मुखी हैं ये नागालैंड के भी हैं और असम के भी क्या हैं, राज्यपाल हैं। अब इसके बाद अगर मणिपुर की बात करोगे तो मणिपुर के एन वीरेन सिंह यहाँ के कौन है, यहाँ के CM हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हो जाएंगे ला गणेशन। कौन है, ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के इस समय मुख्यमंत्री जो हैं वो नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे अभी, मनिक शाह। कौन, मनिक शाह त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की अगर बात करोगे राज्यपाल की, तो रमेश बैस यहाँ के कौन हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर हम अब लोग बात करेंगे कि ये जो मेघालय है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉमरेड संगमा। कौन है, संगमा जी यहाँ के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब अभी RRB NTPC में पूछा गया कि ये जो मेघालय है इसकी राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी एक, आप लोग बताइए, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्या है मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और जो शिलोंग है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये जो पहाड़ी है ये हो जाएगी खासी पहाड़ी। कौन सी, खासी पहाड़ी। मैं आपको ज़रा मैप से बता देता हूँ कि जो मेघालय है, यहाँ पर मेघालय है ऐसे, ठीक है, और यहाँ जो मेघालय है एक और, 2 और इसको 3 ओर से पहाड़ियाँ घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पहली पहाड़ी है इसको बोलते हैं गारो पहाड़ी। ठीक है, इसको बोलते हैं खासी पहाड़ी, और इसको बोलते हैं जयंतिया पहाड़ी। ओके, गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ जो है मेघालय को तीनों ओर से घेरे हुए। और इसी कारण बादल यहाँ जब आते हैं तो बादल यहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं, और जब निकल नहीं पाते हैं तो यहीं पर अपार वर्षा करते हैं। और यहाँ पर औसतन जो वर्षा होती है 1172 सेंटीमीटर होती है, जबकि पूरे भारत में 125 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर अकेले 1172 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 1986 में यहाँ पर 2600 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। सोच के देखो लालो, 2600 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा हुई थी। लेकिन यहाँ बाढ़ इसलिए नहीं आती क्योंकि ये राज्य जो है वो ढालू हैं। ठीक है, इनका जो ढलान, ये जितने भी राज्य हैं ढलान है, तो यहाँ जितना भी पानी होता है ये सारा का सारा बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। अगर इसके नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो
ये जो यहाँ तुम्हारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर पहाड़ियाँ तीनों हैं, इन तीनों पहाड़ियाँ में जनजातियाँ भी अलग अलग रहती हैं, ठीक है। तो गारो पहाड़ी में गारो जनजाति, खासी पहाड़ी में खासी जनजाति और जैंतिया पहाड़ी में जनजाति। कौन सी? जैंतिया जनजाति। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी जो है यहीं स्थित है, और यहीं स्थित है मौसिन राम। कौन सा? मौसिन राम स्थान यहीं स्थित है, और ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आप लोग बताओगे खासी पहाड़ी पर। कौन सी? खासी पहाड़ी पर मौसिन राम भी स्थित है, चेरापूंजी भी स्थित है और शिलोंग भी स्थित है। अगर अब बात करें हम लोग असम की, मैंने यहाँ सबके राज्यपाल वगैरह और राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्रियों की और मैंने बात कर दी है, लेकिन ये जो असम है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक यहाँ पर पेट्रोल या फिर डीजल या फिर तेल संस्थान है, उसका नाम है डिगबोई। क्या नाम है उसका? डिगबोई तेल शोधन संस्थान। कहाँ पर है? तो यहाँ असम में है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए। और देखिए 5वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट, अंशु मलिक, बबीता फोगाट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। और अभी हाल ही में जो विश्व चैंपियनशिप कुश्ती चल रही है उस 2022 में, उस 2000 में विनेश फोगाट ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो 2 पदक जीत लिए हैं। ओके, तो चलिए इसके एक्सप्लेन की हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने एक्सप्लेन लिख रखा है यहाँ पे। विनेश फोगाट जो है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिला 53 किलोग्राम में कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन की एम्मा जोना मालेम ग्रेन को 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियंस में 2 पदक जीत लिए हैं, और साथ ही ऐसी पहली महिला पहलवान बन गई जिन्होंने यह कारनामा किया है। तो गाइस आप लोग बताइएगा, मेरा पहला वीडियो था करंट अफेयर का, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं इस क्लास को डेली परमानेंट चालू रखूँगा। बस आप लोग जो है इसमें कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, लेकिन जितना भी टाइम लूँगा ना वो एकदम परफेक्ट लूँगा।